कोकण विभागातील काँग्रेसच्या सगळ्या पदाधिकाऱ्यांची भव्य स्वरूपात आज मीरा भाईंदर या ठिकाणी आपल्या सगळ्यांचा संघटनात्मक आढावा आणि पुढच्या विधानसभाच्या निवडणुकीच्या दृष्टिकोनातून महानगरपालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, नगरपालिका या सगळ्या निवडणुकीच्या बद्दलचा एक आढावा या विभागीय बैठकीच्या माध्यमातून घेतला जाणार आहे। आणि त्या कार्यक्रमाला उपस्थित झालेले आपल्या सगळ्यांचे आवडते प्रभारी आदरणीय रमेश चन्नीतालाजी, आमचे काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि सीएलपी नेते बाळासाहेब थोरात, आपल्या विधिमंडळाचे विरोधी पक्ष नेते आदरणीय विजय वडेट्टीवारजी, आपल्या विधान परिषदेचे काँग्रेस पक्षाचे नेते बंटी पाटील, आमच्या या भागाचे एआयसीसीचे सचिव आदरणीय BM संदीप, आत्ताच ज्यांची नियुक्ती महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसच्या कार्याध्यक्षपदी झाली ते आमचे स्नेही मुझफ्फर हुसेन साहेब, आदरणीय आपल्या प्रदेश काँग्रेसचं जे प्रशासकीय संघटनात्मक जबाबदारी ज्यांच्याकडे दिली ते नाना गावंडेजी, आमचे ज्येष्ठ काँग्रेसचे नेते माजी मंत्री माजी खासदार हुसेन दलवाई साहेब, सुनील अहिरेजी, भाई जगताप साहेब, शरद अहेर, आमच्या खलीपेताई भावनाताई जैन, ब्रिज दत्त, महेंद्र घरत, राजेश शर्माजी, राजन भोसलेजी, प्रकाश सोनवाने, समीर वर्तक, रानी अग्रवाल, प्रमोद सावंत, संदीप पांडे, आनंद सिंग, सचिन पोटे, प्रफुल्ल पाटील, रोहित साळवे, मनोज शिंदे, आदरणीय अविनाश लाड, पराग पास्टे, श्रीरंग वर्गे, मार्तंड नारायण, जोजो थॉमस, संतोष केने, अनिकेत मात्रे, यशवंत सिंग ठाकूर, अशी सगळी आदरणीय मंच आणि सगळीच पदाधिकारी या ठिकाणी आहे। सगळे आदरणीय माझ्या माता बहिणी, आमचे सगळे वडीलधारी मंडळी, युवक मित्र आणि पत्रकार बंधू, खरं तर या आढाव्याच्या निमित्तानं आढावा आपला याच्यानंतर होणार आहे, पण जे काही राज्यात आणि देशामध्ये जी काही स्थिती आता निर्माण झालेली आहे त्या स्थितीबद्दलचंही आपल्याला सगळ्यांना अवगत केलं पाहिजे आणि आपली भूमिका कशी ठेवायची त्याबद्दलचंही सुद्धा आपल्या सगळ्या पदाधिकाऱ्यांना त्याची माहिती व्हावी। नाहीतर एक वेगळा बोलेल, दुसरा वेगळा बोलेल, तर त्याच्यामध्ये आपल्याच एकवाक्यता नसेल असं नाही। पण सध्या आता आपल्या मीरा भाईंदरमध्ये शंकराचार्यजी आलेले आहेत, इथंही आता सध्या धार्मिक वातावरण सुरू आहे असं मी बोर्ड पाहत होतो, म्हणून मी रामायणावरच एक कथा आपल्याला या ठिकाणी सांगितली पाहिजे। जेव्हा भगवान श्रीराम सगळ्याच गोष्टीमध्ये शक्तिशाली होते, पण स्वाभाविक आहे की रावणाला त्यांची भीती निर्माण झाली आणि मग रावण सीतेला चोरून घेऊन गेले, सीतामाईला। मग भगवान श्रीरामाला वागवण्यासाठी रावणाने आपली मुलं पाठवली, धमकवलं भगवान श्रीरामाला, पण भगवान श्रीराम हे सत्याच्या बाजूने होते। भगवान श्रीरामाने संयम बाळगला, संयमाने ते पुढे गेले, पण रावण तेवढाच विचलित होत गेला आणि मग आखरी रावणाला असं वाटत होतं की मीच सगळ्यात शक्तिशाली माणूस आहे, पण एकट्या भगवान श्रीरामाच्या संयमाने, त्यांच्या आदर्शाने रावणाचा शेवट झाला आणि भगवान श्रीराम आज आपल्या सगळ्यांचे दैवत झालेले आहे। मी आताच्या घटना सुद्धा, कारण की रामायण आणि महाभारत हे या युगामध्ये आपल्याला प्रेरणादायी आहे।
आज पण सत्तेमध्ये बसली लोक जे संयमाने वागणारे आमचे राहुल गांधी, ज्यांनी हिंसेचा नेहमी विरोध केला, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान ज्यांनी जाहीरपणे उघडली, तो काळ असा होता की लोक घाबरत होते. मुस्लिमांमध्ये दहशत निर्माण झाली, दलितांमध्ये भीती निर्माण झाली, सगळ्या समाजामध्ये एक भीतीचं वातावरण केंद्रातल्या सरकारने निर्माण केलं आणि त्या सगळ्या आगीमध्ये स्वतः राहुल गांधी कन्याकुमारी ते काश्मीर पर्यंत जाण्याचा निर्णय त्यांनी पदयात्रेच्या माध्यमातून घेतला. या युगामध्ये सुद्धा 4,500 किलोमीटर यात्रा कोणी पैदल करू शकतं हे आपण कधी स्वप्नातही विचार करू शकत नाही. पण राहुल गांधीजींनी ते पाऊल टाकलं. मी मधल्या काळात आता राहुलजींना मी विचारत होतो, आम्ही सोबत होतो त्यावेळेस, मतलब भैया आपने जो पदयात्रा का निर्णय लिया तो क्या सही में आप चलने की सोच रहे थे? मुझे लगा कि मैं चल सकूंगा, मैंने हिम्मत बांधी. कुछ लोगों ने मुझे सलाह दिया कि ये पॉसिबल नहीं हो सकेगा, इतनी बड़ी यात्रा और इतना लंबा समय जिसमें बारिश, धूप और ठंड, ऐसे तीनों मौसम आने वाले हैं. तो मैंने बोला कि नहीं, मैं देश के लिए, देश की एकात्मता के लिए, देश की संविधान के लिए मैं चलूंगा. मैंने निर्धार लिया. पहले 2 दिन मुझे भी लगा कि यह असंभव है, लेकिन लोगों का प्यार, लोगों ने मुझे जो ऊर्जा दी, उसके आधार में चलते गया और मैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक पहुंच गया. तो ये इस तरह का हमारा संयमी नेता, जिस पक्ष के कार्यकर्ता हमें, उस पक्ष के हमारे नेता राहुल गांधी, हम तो, मैं बोल दूंगा तो टीवी वाले बोलेंगे कि नाना पटोले ने भगवान श्री राम की तुलना राहुल जी से की, वो तुरंत अंगार लगाने में व्यवस्था हो जाती. और दूसरे को मैंने बोला, मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया, पर उनको रावण बोला ऐसा बोलना शुरू कर देंगे. मैं वैसा नहीं करूंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा भाई, बिल्कुल नहीं करूंगा. समझने वाले को इशारा काफी रहेगा. लेकिन जिस तरह से इस देश में राजनीति की जा रही है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात करते हैं, जिस कुर्सी पे, प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठकर जिस तरह से तानाशाह व्यवहार करना काम शुरू कर दिया है, ऐसे व्यवस्था का जितना निषेध किया जाए उतना ताकत से हम लोगों ने करना चाहिए. कुर्सियां आएंगी जाएंगी. अरे जिस कांग्रेस ने इस देश के संविधान को संभाला, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर को संविधान समिति का सदस्य बनाया और संविधान लिखने का पूरी जवाबदारी डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर को दी, वो कांग्रेस संविधान से बेईमानी कर सकता है? जो लोगों ने देश के आजादी के विरोध में हमेशा हमेशा विरोध किया, जो लोग अंग्रेजों के साथ थे, वो आज देश प्रेम की बात करेंगे हमारे से? जिस कांग्रेस ने एक नहीं कई शहादत दी है, कई बलिदान दिए हैं, उस कांग्रेस के ऊपर लांछन लगाने का काम किया जा रहा है. यह हमारे सबके लिए, सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए नहीं, पूरे देश की जनता के लिए, ये जो सत्ता में बैठे हुए हुकुमशाह लोकसभा के विरोधी पक्ष नेता के बारे में जिस तरह से निचले लेवल की बात कर रहे हैं, उनको जान से मारने की धमकी दी जा रही है, यह हम कभी भी मान्य नहीं करेंगे. और ऐसे ही तानाशाह व्यवस्था को जवाब, बीट का जवाब पत्थर से हम देने की ताकत हमको सबको रखना पड़ेगा. वैसी इनको अब सबक देने की मंसूबा हमें बनाना ही पड़ेगा. हम चुप रहेंगे तो ये निस्वार्थ नेता, इसके बारे में भी लोगों को शंका आएंगी कि जो निस्वार्थ नेता इस देश के संविधान के लिए अपनी कुर्बानी भी देने के लिए तैयार होता. मुझे याद है जब जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी आखिरी पड़ाव में जब चल रहे थे, मैं था उनके साथ. केंद्र सरकार ने, क्योंकि वहां पर तो चुनाव गए 10 साल से हुए नहीं, ये लोकतंत्र की बात करती है बीजेपी,
जिस महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाई इन लोगों ने, और उसके बाद सरकार गिरने के बाद उसके बाद वहां पे चुनाव नहीं है, 10 साल के बाद अब चुनाव हो रहे हैं। तो वहां के केंद्र सरकार ने कहा कि हम कोई सिक्योरिटी नहीं देंगे। राहुल जी ने कहा कि मैंने प्रण कर लिया है तो मैं चलूंगा, जो होगा देखेगा। मेरी सफेद जो मेरी टी शर्ट है कल लाल भी हो जाएगी तो मुझे गर्व रहेगा कि मैं देश के लिए शहीद हुआ। यह भूमिका राहुल गांधी जी ने रखी और ये लोग राहुल गांधी जी की मजाक कर रहे हैं। राहुल गांधी जैसा भी चनी दलाल जी ने कहा कि उनको बदनाम करने के लिए, उनको लांछन लगाने के लिए हजारों करोड़ रुपए इन लोगों ने खर्चा किया। क्या क्या उनको बोला, और यही प्रधानमंत्री बता रहे, यही बता रहे थे 2019 में अपोजिशन में ताकत ने ऐसी बात कर रहे। अब 2024 में तो सुकड़ गए ना, 56 गायब ही हो गया। राहुल जी ने जवाब दिया इनको, देश की जनता की तरफ से इनको जवाब दिया और इनको बताया कि लोकतंत्र में जनता बड़ी होती है, पर ये लोग तो अभी भी हुकुमशाही के ऊपर है, अभी भी ये तानाशाह व्यवहार में है। राहुल जी इनके लिए मुसीबत बन चुकी है। इस तरह का बर्ताव इन लोगों ने किया। हमारे यहाँ का बीजेपी का सांसद हो, इस पार्टी के ये सत्ता में बैठे हुए एमएलए हो, जो बीजेपी के पूर्व विधायक हो, केंद्र के मंत्री हो, राहुल जी को जान से मारने की बात कर रहे हैं। जैसे इंदिरा गांधी जी को मारा गया, जिस तरह से राजीव जी को मारा गया, वैसे हम राहुल गांधी जी को मारेंगे। हम राहुल गांधी को मारेंगे। राहुल गांधी के बाल को भी धक्का लगाया ना, तो ये देश की जनता, कांग्रेस कार्यकर्ता तो इनको छोड़ेगा नहीं, पर देश की जनता भी इनको नहीं छोड़ेगी। और इसलिए हम सब लोगों ने, मैंने कहा कि वीट का जवाब पत्थर से हम देंगे, और इस तरह की तैयारी यदि अभी होना चाहिए, क्योंकि ये लातों के भूत है, ये बातों से नहीं मानने वाले। और इसलिए मैं आप लोगों को यह कहना चाहता हूं, इस कोकण के भूमि में कहना चाहता हूं कि कोकण ये हमेशा, जिस छत्रपति शिवाजी महाराज की हम बात कर रहे हैं, वो कोकण में ही उनका सबसे ज्यादा साम्राज्य था। यही से उन्हें अपने विरोधकों को पराजय करने की व्यवस्था बनाई, गनीमी कावा की व्यवस्था बनाई। यही कोकण से अब बीजेपी का और उनके साथियों का पानीपत करने का मंसूबा भी हमें यहां बनाना पड़ेगा, लोकतांत्रिक व्यवस्था के आधार पर बनाना पड़ेगा। और मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि उस दिन प्रधानमंत्री हमारे पालघर डिस्ट्रिक्ट है, पालघर डिस्ट्रिक्ट में आने के बाद वार्ड 1 बंधारा नहीं होना चाहिए, जिसका विरोध पूरे वार्ड 1 में हो रहा है। ये वार्ड 1 बंधारा नहीं है, ये अदानी के लिए पोर्ट है। इसका नाम थोड़ा सा वार्ड 1 बंधारा गलत अपन बता रहे हैं। ये अदानी के लिए पोर्ट बनाया जा रहा है। केंद्र और राज्य के जनता के पसीने के पैसे से अदानी को एक पोर्ट बनाने के देने का काम, और यहाँ के जो पालघर डिस्ट्रिक्ट के हमारे जितने भी मच्छी मार हो, वहां के रहने वाले लोग हो, उनको सबको उद्ध्वस्त करने की व्यवस्था बरोबर आहे ना? अदानीसाठी पोर्ट बनवून दिला जातोय आणि आमच्या तिथल्या लोकांच्या, मच्छीमारांना, तिथल्या स्थानिक लोकांना बर्बाद करायची व्यवस्था फक्त अदानीसाठी हे नरेंद्र मोदी करतोय आहे। आणि त्याच्यासाठी आमच्या स्थानिक लोकांना बर्बाद होऊ देणार नाही, त्यांना न्याय देण्यासाठी काँग्रेस तुमच्या पाठीशी राहील असा विश्वास या ठिकाणी मी तुम्हाला देतो। कोकणातलं गतवैभव संपवण्याचं काम केलं जातं, कोकणातला निसर्ग संपवण्याचं काम केलं जातं, हे कदापि काँग्रेस सहन करणार नाही। इथं अनेक वर्ष काँग्रेस ज्यावेळेस सत्तेत होती तर काँग्रेसनीच याच ठाणे जिल्ह्याचे 2 जिल्हे करून पालघरसाठी एक स्वतंत्र जिल्हा निर्माण करून दिला। ठीक आहे, आम्ही तिथं मागं पडलो, पण याचा अर्थ असा नाही की पालघर, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग हे सगळे जिल्हे एक काळ पूर्ण सगळे काँग्रेसमय होते। आम्ही बदला काळामध्ये आम्ही मागं पडलो, पण त्याला पुन्हा कसं चांगलं करता येईल याचं प्लॅनिंग आम्ही करतोय।
आणि मला विश्वास आहे की कोकणातली जनता पुन्हा कांग्रेसकडे ताकदीने उभी राहील। मैं आपको रमेश जी बताना चाहता हूं कि कोकण जितना नेचुरल रिसोर्सेज यहां पर जो है और यहां के मुझे तो लगता है कि बंबई से भी ज्यादा राज्य को और देश को रेवन्यू देने वाला ये एरिया है। लेकिन जैसे हमारे मुजफ्फर भाई ने जब भी कहा कि वो स्थिति बराबर है कि हम लोगों ने थोड़ा प्लानिंग हमारा गलत हो गया और इसलिए कोकण हम कुछ कारणवश पीछे हुए। अभी हम संगठनात्मक एक अच्छी स्थिति में हैं और मुझे लगता है कि इस बार हम यहां पर हमारी शुरुआत होगी, अच्छी शुरुआत होगी और कुछ जगह हम जो लेंगे, क्योंकि अलायंस का मामला है, इसमें हम चाहेंगे उतना ही सब कुछ मिलेगा ऐसा हम नहीं सोचेंगे, लेकिन जो जगह हम लोग लेंगे वो सब जगह पे हम लोग हमारा कैंडिडेट जीत के आना चाहिए। मैं तुम्हें विश्वास देता हूं कि कोकण हम कांग्रेस के लिए हम पुनः वापस लाने की कोशिश पूरी ताकत के साथ करेंगे कि दोबारा हमारे मछुआरों पे अन्याय ना हो, दोबारा हमारे आदिवासी पे अन्याय हो ना हो। हमारे बाहर राज्यों से भी कई लोग जो मुंबई और इस एरिया में रोजगार के लिए आए वो भी यहाँ पे बड़े पैमाने में हैं और उनको भी न्याय मिले, क्योंकि कुछ जगह तो ऐसी परिस्थिति है कि कुछ लोगों ने तो अपना अड्डा ही बना के रखा है कि बस हम बोलेंगे वही कायदा होगा। सरकार का भी वहां पर कुछ नहीं चलती है, ऐसी परिस्थिति है। यहां पर तो ऐसी स्थिति है रमेश जी हम जिस शहर में खड़े हैं यहां तो 3,500 एकड़ जमीन एक कंपनी के हाथ में। यहां पे किसको भी रजिस्ट्री करना है तो उस कंपनी को एनओसी लेना पड़ता है, वो कंपनी का एनओसी, उसको पैसे देना पड़ता है। अलग है, पैरेलल काम है, इधर बहुत बड़ा अलग अलग किस्से हैं, मुजफ्फर भाई को पता ही होगा। तो अलग अलग काम है, इधर अलग कानून होता है। यहां से वसई में जाओ तो उधर अलग कानून है। वसई में कौन सा कानून है? और थाना में तो उल्टा कानून है। थाना में 3 साल के बच्चे पे बलात्कार होता है, 5 साल के बच्चे पे बलात्कार होता है, महिला असुरक्षित है, कानून व्यवस्था खत्म हो गई है। सब जगह ये परिस्थिति ऐसी कि कोकण ये सरकार में पूरे असुरक्षित है। ये परिस्थिति आज यहां पर हुई और इसलिए मैंने कहना चाहता हूं कि कोकण को पूरी तरह सुरक्षित करने के लिए ताकत के साथ कांग्रेस के पीछे खड़ा होने का संकल्प हम लोगों को लेना पड़ेगा और उस तरह की व्यवस्था करेंगे जिसलिए हम लोगों को यहां क्रिश्चियन मिशनरी को तकलीफ दी जाती है, हमारे मछुआरों को तकलीफ दी जाती है, बहुत सारे स्थानिक लोगों को भी तकलीफ बहुत है। तो मैं यही चाहता हूं और इसलिए कोकण के साथ कांग्रेस खड़ी हमेशा रहेंगी। ये मैं प्रदेश अध्यक्ष इस नाते से मैं आप लोगों को सबको विश्वास देता हूं और पुनः मैं केंद्र की तानाशाह सरकार और राज्य की भ्रष्टाचारी सरकार और शिवद्रोही सरकार, जैसे हमारे विरोधी पक्ष नेता ने कहा, जब मी मराठी बोललं पाहिजे की हिंदीच बोललं पाहिजे, तर महाराष्ट्रातली शिवद्रोही सरकार या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या प्रतिमेच्याही नावानं कमिशन खाणारं सरकार, शिवाजी महाराजांचा अपमान करणारं सरकार जे आज राज्यात बसलेलं आहे, तानाशाह आणि केंद्रातलं तानाशाह सरकार जो गुजरात धार्जनी आपल्या राज्याला करायला निघालेला आहे, या सगळ्या व्यवस्थेच्या विरोधात आपल्याला ताकदीनं उभं राहायचं आहे। आणि म्हणून मी या सगळ्यांना आपण जेव्हा आता आंदोलनाला पुढे जाऊ त्यावेळेस आमचा एक संयमी नेता ज्यांच्या देशाला पुढे नेण्याचा एक विजन राहुल गांधींमध्ये आहे, या नेत्याच्या मागे पूर्ण सक्षमतेने महाराष्ट्र उभा आहे। या पद्धतीचा एक संकल्प आपल्याला द्यावा लागेल आणि त्या दृष्टिकोनातून पुढे जावं लागेल
आणि अशा या संयमी नेत्याला महाराष्ट्राकडून पूर्ण ताकद देण्याचा संकल्प आजच्या कोकणच्या या आढावा बैठकीच्या माध्यमातून आपल्याला मी देतोय. मी पुन्हा आपल्या सगळ्यांचं मनापासून शुभेच्छा देतो आणि माझे 2 शब्द पूर्ण करतो. धन्यवाद. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.